नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति और सुबह से ही लगातार आप राज्यसभा टीवी पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़े नतीजे और उनका विश्लेषण देख रहे हैं। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 3/4 सीटों पर कब्जा। संसदीय दल की बैठक कल। अखिलेश यादव का इस्तीफा। उत्तराखंड में बीजेपी की बड़ी जीत, 57 सीटों पर विजय। कांग्रेस को 11 सीट, दोनों सीटों से हारे मुख्यमंत्री हरीश रावत। एक दशक बाद पंजाब में कांग्रेस की शानदार वापसी। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी। अकाली बीजेपी गठबंधन को भारी नुकसान। मणिपुर और गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी। दूसरे नंबर पर बीजेपी। सरकार पर सस्पेंस कायम। छोटे दलों की होगी बड़ी भूमिका। और सुकमा में नक्सली हमला। सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद, 2 की हालत गंभीर। सड़क खुलवाने के दौरान हमला। नतीजों के ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का काम संपन्न हो गया। बीजेपी के लिए यह चुनाव ऐतिहासिक रहा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। 3/4 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए नतीजे बेहद खराब रहे हैं। वहीं मायावती की पार्टी को करारा झटका लगा है। उत्तराखंड का रिजल्ट भी बीजेपी के लिए ऐतिहासिक रहा है। अलग राज्य बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड में किसी पार्टी को कुल 70 में से 57 सीटों पर जीत मिली है। यहां मुख्यमंत्री हरीश रावत को दोनों सीटों से हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के लिए पंजाब के नतीजे उत्साहजनक रहे हैं। 10 साल बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए पार्टी को 77 सीटों पर जीत दिलाई। पंजाब में बड़ा राजनीतिक मंसूबा पाले हुए आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। इधर मणिपुर की बात करें तो 15 साल से शासन कर रही कांग्रेस इस बार बहुमत से दूर रह गई है। राज्य में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन सरकार बनाने का रास्ता उसके लिए आसान नहीं दिख रहा है। मणिपुर के अलावा गोवा में बीजेपी को झटका लगा है। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो 14 साल बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। प्रचंड बहुमत के साथ यहां बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी और सहयोगी दलों को 324 सीटों पर जीत मिली है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को जनता ने नकार दिया। वहीं बीएसपी के लिए चुनाव नतीजे बेहद खराब रहे। बीएसपी को सिर्फ 19 सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का नतीजा बीजेपी के लिए ऐतिहासिक रहा। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां मिलकर 300 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहीं। बीजेपी यहां 3/4 से भी ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब रही। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 1991 में बीजेपी 221 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इसके साथ ही 14 साल बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। देश का विश्वास है, प्रदेश का विश्वास है, गरीब का विश्वास है, किसान का विश्वास है, या गरीबों और किसानों के नौजवानों के विश्वास की भारतीय जनता पार्टी की जीत है और मोदी जी की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के कुशल राष्ट्रीय नेतृत्व की जीत है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। ये गठबंधन 60 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाया। समाजवादी पार्टी की हार है। समाजवादी पार्टी इस हार से बहुत कुछ सीखेगी और सीख रही है, और उस सीख को अपनी नींव बनाकर समाजवादी पार्टी एक फिर बुलंदियों तक पहुंचेगी। बीएसपी के लिए चुनाव के नतीजे बेहद खराब रहे। अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी को सिर्फ 1 सीट पर जीत नसीब हुई। अब एक नजर विधानसभा चुनाव के अंतिम नतीजों पर।
समाजवादी पार्टी के खराब प्रदर्शन के बीच पार्टी नेता शिवपाल यादव अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। जसवंत नगर सीट पर शिवपाल ने बीजेपी के मनीष यादव को हराया। रामपुर से आजम खान भी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। हालांकि लखनऊ कैंट सीट से मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से हार गईं। अमेठी सीट पर बीजेपी की गरिमा सिंह ने अखिलेश सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति को मात दी। मथुरा सीट पर बीजेपी के श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस के प्रदीप माथुर को करीब 1 लाख वोटों से हराया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने नोएडा सीट से जीत हासिल की। अब बात वोट शेयर की। बीजेपी को करीब 40% वोट मिले, वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को मिलाकर 28% से ज्यादा वोट मिले। इसमें समाजवादी पार्टी को करीब 22%, जबकि कांग्रेस के 6% वोट शामिल हैं। मायावती की पार्टी बीएसपी को करीब 22% वोट मिले। अपना दल, आरएलडी और निर्दलीय समेत अन्य के खाते में बाकी के 7% वोट गए। लखनऊ से कीर्ति मिश्रा और पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की शानदार जीत के लिए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता के कल्याण के लिए काम करती रहेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जीत के लिए बीजेपी को बधाई दी है। बीएसपी ने ईवीएम पर सवाल उठाए तो समाजवादी पार्टी ने हार का विश्लेषण करने की बात कही है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में रुझानों के साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। होली के साथ समर्थकों ने दिवाली भी मनाई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जब मुख्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में विश्वास जताने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। अमित शाह ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। डिमोनिटाइजेशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, शौचालयों का निर्माण और गांव में बिजली पहुंचाना, बहुत छोटे दिखने वाले कामों ने जनता में नरेंद्र मोदी के प्रति एक गहरी आस्था का निर्माण किया है। पंजाब में जीत के साथ मणिपुर और गोवा में अच्छे प्रदर्शन से कांग्रेस कार्यकर्ता भी उत्साह में दिखे। पार्टी ने कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है। हम लोगों ने दर्जनों इलेक्शन जीते हैं, दूसरी पार्टियों ने दर्जनों इलेक्शन हारे हैं। इस दफा वो कहीं हार गए, कहीं हम हार गए, कहीं हम जीत गए, वो जीत गए। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इसको इतना बड़ा इशू, ये इतना फूलने की क्यों जरूरत है किसी व्यक्ति को। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस हार के लिए ईवीएम में गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहराया। इन दिखाए जा रहे परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो हार की वजहों का विश्लेषण करेगी। देखिए, जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मैं था, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, हार की समीक्षा भी मैं करूंगा। हार की समीक्षा करने के बाद ही जिम्मेदारी लूंगा ना, कोई बिना समीक्षा किए मैं क्या जिम्मेदारी ले लूं। ये चुनाव केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद हुए हैं। बीजेपी इसे नोटबंदी और मोदी सरकार के काम के पक्ष में जनादेश बता रही है। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच चुनाव आयोग ने ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और मायावती के आरोपों में दम नहीं है। और आइए इसका विश्लेषण करते हैं, जानते हैं तमाम पहलुओं को। इन नतीजे से जुड़े क्या पहलू सामने आते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े विनोद शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे उत्तर प्रदेश के रहे और जिस तरह से अब चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, जाहिर तौर पर लग रहा है कि विपक्ष भी विश्लेषण नहीं कर पा रहा है, मंथन नहीं कर पा रहा है कि हार के कारण क्या रहे हैं। और क्या आप भी मानते हैं कि अब एक जो चुनाव विश्लेषक हैं उनके लिए भी नया शोध का विषय उत्तर प्रदेश नतीजे होगा? जी हाँ है, क्योंकि मैं तो कई जगह आज दिन भर जगह जगह जाके और टीवी स्टेशंस में भी ये बोल के आया हूँ कि मुझे तो अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कहीं हवा महसूस नहीं हुई जिस तरह की हवा प्रत्यक्ष हुई है नतीजों में। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री और जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो व्यू रचना रची उसकी सक्सेस हुई है और वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में सब वाजिब है ऐसा बताया जाता है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स में कुछ चीज़ें वाजिब नहीं है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हो सकता है कि जब कोई पार्टी अपने आप को परस्पर मजबूत बना लेती है
और अपने सब उद्देश्य हासिल कर लेती है, उस वक्त इलेक्शन जीतने के अलावा भी एक नई प्रेसिडेंट सेटअप करने का भी सोचती है, और मैं समझता हूँ ऐसा होगा। हर पॉलिटिकल पार्टी ने भारत के इतिहास में ये किया है। उत्तर प्रदेश के रिजल्ट जो थे वो विपक्ष के लिए नहीं बल्कि मीडिया के लिए और कुछ हद तक बीजेपी के स्वयं के लिए बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज की तरह है। तो क्या आप ये नहीं मान रहे कि विपक्ष की हार है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीएसपी की हार है? क्या इन नतीजों से ये साफ नहीं हो रहा? नहीं, देखिए, आप इसका विश्लेषण अपने प्रिडिलेक्शन, आपका जो मानस है, जो आपका मानस चाहता था, उसके हिसाब से कर सकते हैं। जिन लोगों का मानस ये था कि भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुल ना, वो ये कह सकते हैं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोट है वो बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी के वोट को मिलाकर कम है। ये कहा जा सकता है, लेकिन ये उचित नहीं होगा, क्योंकि जो जीतता है वही सिकंदर होता है, और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी सिकंदर है, वो जीती है। ठीक है। और एक बड़े प्रदेश में अपनी बड़ी छाप उन्होंने बनाई है दूसरी बार लगातार, क्योंकि ये इलेक्शन पूरा जो प्रधानमंत्री ने स्वयं चलाया था, पूरा कैंपेन यूपी का, जैसे कि 2014 में उन्होंने चलाया था, और 2014 में भी वो 300 का आंकड़ा पार किए थे और आज भी किया है। तो एक तरह से भारतीय राजनीति की सहवाग तो हो ही गए, वो ट्रिपल सेंचुरी 2 उन्होंने की। बिल्कुल। तो ये ऐतिहासिक जीत है। जाहिर तौर पर अब इतनी बड़ी संख्या में आपके पास विधानसभा में भी एमएलएज हैं और साथ ही 71 सांसद भी हैं, सबसे बड़ा राज्य भी है। क्या आपको लगता है इतनी बड़ी जीत के साथ चुनौतियां भी बड़ी हैं राज्य में बीजेपी के लिए? नहीं, चुनौतियां तो होती है। जब आपको इतना भारी मैंडेट मिलता है तो आपके पास कुछ किसी एक्सक्यूज की गुंजाइश नहीं बचती। बिल्कुल। आप ये लोगों को नहीं कह सकते कि इन कारणों से हम ये काम नहीं कर पाए। जब आपको इतना प्रचंड बहुमत या इतना ब्रूट मेजोरिटी अंग्रेजी में कहते हैं वो मिलती है, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचती, फिर आपको जो वादे किए वो निभाने पड़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि विपक्ष की भी एक भूमिका होनी चाहिए किसी भी सदन में, और इस सदन में अगर मायावती और कांग्रेस और एसपी मिलके काम करेंगे तो उनका मुस्तकबिल अच्छा होगा। ये देखिए, अंग्रेजी में कहावत है टू राइज फ्रॉम द एशेस। मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब ग्वालियर से चुनाव हारे थे, 84 की बात है, तो ग्वालियर में उनको मिला तो उन्होंने कहा कि जब वोटिंग होगी कि अब तो डब्बे में बंद है किस्मत हमारी, उन दोनों डब्बे में बंद होती थी। और जब दिल्ली में आके जब वो हार गए, उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि आई हैव लॉस्ट बैटल बट द वॉर इज ऑन। तो पॉलिटिक्स में हार जीत होती रहती है, उसका एक इंट्रिंसिक अभिन्न अंग है, और हार और जीत को दिल पे लेना नहीं चाहिए, बल्कि उसको हार को एज अ चैलेंज लेना चाहिए और जीत को एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ये आगे आपसे जानेंगे उत्तराखंड के बारे में आपका विश्लेषण क्या कह रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी जीत क्या एक तरह से सोचा किसी ने भी नहीं था कि बीजेपी की इतनी बड़ी जीत उत्तराखंड में भी होगी। देखिए, बीजेपी की जीत जो है वो इस बार समस्त अनडिवाइडेड यूपी की जीत, यूपी में जीत है उनकी। वो हिल एरियाज में भी जीत गए जो कि तकसीम हो गए थे यूपी से, और वो प्लेन्स में भी जीत गए। तो दोनों जो एक पहले एक संयुक्त प्रदेश होता था, अब वो अलग अलग है, लेकिन दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो उसका दायित्व उत्तर प्रदेश के प्रति बढ़ जाता है। और उत्तर प्रदेश जो है वो एक पिछड़ा प्रदेश माना जाता है, हालांकि वो भारत का दिल है, उसका केंद्र है। जैसा आप कह रहे हैं कि अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, अब जिम्मेदारी भी बड़ी है, अब जिम्मेदारी भी बड़ी है जी, और चुनौतियां भी बड़ी हैं। आइए उत्तराखंड की तस्वीर पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से सत्ता पर काबिज होते रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने अप्रत्याशित तौर पर 70 में से 57 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री हरीश रावत दोनों सीटों से चुनाव हार गए, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि समूचे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रहा। राज्य गठन के बाद पहली बार किसी पार्टी को इतनी ज्यादा सीटें मिली हैं। बीजेपी यहां 3/4 से भी ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब रही। इससे पहले 2002 में कांग्रेस ने बहुमत के लिए पर्याप्त ठीक 36 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। बीजेपी इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही है।
मोदी जी ने 2.5 साल में जिस तरीके से काम किए, उस सरकार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, केंद्र की सरकार पर। उनके नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन, भारत ने जो विश्व स्तर पर अपनी साख बनाई है और जो गरीब के चूल्हे तक प्रधानमंत्री की नजर गई है, ऐसा गरीबों का मसीह के रूप में जिस तरीके से आम आदमी ने उनको स्वीकार किया है, उसका परिणाम है कि लोग चाहते हैं उनके अनुरूप राज्यों में भी सरकार बने, ताकि और ताकतवर तरीके से राज्यों का भी विकास हो सके। इस बार के चुनाव कुछ खास बातों के लिए भी याद किए जाएंगे, जैसे मुख्यमंत्री हरीश रावत किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण दोनों सीटें हार गए। दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष, सहसपुर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और रानीखेत से बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट चुनाव हार गए। कांग्रेस से बीजेपी में आए सभी बागी विधायक और नेता चुनाव जीत गए। निश्चित रूप से हर स्थिति में हम लोग आत्मचिंतन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। देखो, कांग्रेस पार्टी एक फिनिक्स की तरह है। लोगों ने उसको मिटाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो फिर पुनर्जीवित होती है और उसका जो देश को बनाने का और सेवा का इतिहास है, इनिशियल हिकअप्स के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पुनः अपना जो उसका गौरव रहा है उसको प्राप्त होगी, ये मेरा विश्वास। अब एक नजर विधानसभा चुनाव के अंतिम नतीजों पर। वहीं बात अगर वोट शेयर की जाए तो बीजेपी को 46.5% वोट मिले। वहीं ज्यादातर सीटें हारने के बावजूद कांग्रेस को 33.5% वोट हासिल हुए। निर्दलीय उम्मीदवार 10% वोट पाने में कामयाब रहे, जबकि बीएसपी 7% वोट ले जाने में कामयाब रही। यूकेडी, समाजवादी पार्टी और नोटा वोटों का करीब 2% पड़े। नतीजे आने के बाद हार स्वीकार करते हुए हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल के पॉल ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। फिलहाल हरीश रावत नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। देहरादून से नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विनोद शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, अब उत्तराखंड की इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे? हम जानते हैं लगातार बिल्कुल फ्री हैंड हरीश रावत को दिया गया, तमाम बागियों के आवाज उठी लेकिन उन्हें दबा दिया गया। वो टिकट बीजेपी ने एक तरह से वेलकम किया, उन बागियों को फ्री हैंड दिया गया। हरीश रावत की हार है या फिर आप कहेंगे एक लहर की जीत है? दोनों चीजें हैं। लहर जब भी बनती है जब किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी पार्टी के खिलाफ ये समझ रही है खाई इतनी ज्यादा क्यों है, ये गैप इतना ज्यादा, नाराजगी ज्यादा बढ़ गई हो। अगर किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी बढ़ गई हो तो उसी को लहर कहा जाता है। जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में लहर देखी, उसी तरह से आपने उत्तराखंड में देखी है और अब पंजाब में भी आपने लहर देखी। जो पंजाब में मेजॉरिटी कांग्रेस को मिली है वो उतनी ही समक्ष है जितनी कि यूपी में है। अगर उस अनुपात में देखें जिस अनुपात में सदन में नंबर्स हैं, तो इसलिए एंटी इनकम्बेंसी कभी कभी घृणा की हद तक या रोष या गुस्से की हद तक चली जाती है। तो फिर उस वक्त जो निर्णय होता है जनता का, वो एक बड़ा निर्णय होता है, वो आपको लगभग डेसिमेट कर देता है, खत्म कर देता है। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कल है, आपको दोनों ही राज्यों में कितना आसान या मुश्किल लग रहा है मुख्यमंत्री का चेहरा चुन पाना? देखिए, जो मेरी व्यक्तिगत राय है कि उत्तर प्रदेश में मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी अगड़ी जात के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसका कारण यह है कि अगड़ी जात के लोग, देखिए बीजेपी का लगभग पिछड़ाकरण हो गया है, ओबीसीआइजेशन बीजेपी का लगभग संपूर्ण हो चुका है। और बीजेपी में अगर आप देखें तो सिर्फ एक मुख्यमंत्री है जो अगड़ी जात से है, जो फडणवीस साहब हैं जो महाराष्ट्र के, और उत्तराखंड में एक उनके पार्टी प्रमुख थे जो अगड़ी जात से थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगड़ी जात जिसका कि रिप्रेजेंटेशन पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में और पावर स्ट्रक्चर में लिमिटेड है, उसको शायद मुख्यमंत्री बना दें और प्रधानमंत्री बना भी सकते हैं और कर गुजर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि मैं स्वयं पिछड़ी जात से हूँ। जब एक प्रधानमंत्री पिछड़ी जात से है तो फिर मुख्यमंत्री पिछड़ी जात से होना जरूरी नहीं है। तो लेकिन इस पे दूसरे मापदंड भी लागू हो सकते हैं। मैं तो सिर्फ अपना एक इंटेलिजेंट गेस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बिल्कुल, तमाम अटकलें हैं और आपने भी अपना। और उसी तरह से उत्तराखंड में हरीश रावत चले गए, अब वहाँ पर और भी बहुत, उत्तराखंड में बीजेपी के भीतर बहुत दावेदार हैं, बहुत से जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो दावेदार हैं। ज्यादा मुश्किल है। और पोखरियाल साहब जिनको आपने दिखाया वो भी दावेदार हैं।
तो बहुत से दावेदार हैं, और जब दावेदार ज़्यादा होते हैं तो जो निर्णय होता है कठिन हो जाता है। लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व तो बहुत सक्षम हो तो वो कुछ भी कह दे, उस पे उनकी बात लागू हो जाती है। देखिए, अटकलें हैं, कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी है, देखते हैं क्या तस्वीर कल तक कुछ साफ होती है या नहीं होती है। आइए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बाद पंजाब की, जहां कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिला है। 117 सदस्यीय विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 77 सीट हासिल हुई है। आम आदमी पार्टी को 20 सीट और शिरोमणि अकाली दल को 17 और बीजेपी को 3 सीटें मिली हैं। पंजाब में एक दशक बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का पूरा फायदा कांग्रेस के पक्ष में गया। पार्टी ने 117 सदस्यीय विधानसभा में 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है। राज्य में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन तीसरे नंबर पर पहुंच गया। कांग्रेस ने माझा, दोआब, मालवा समेत सभी इलाकों में शानदार प्रदर्शन किया है। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 38% से ज्यादा वोट मिले हैं। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन भले ही ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब न हो सका हो, लेकिन अकाली दल को 25% से ज्यादा और बीजेपी को करीब 5% वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी को 23% से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। दिग्गज नेताओं की जीत हार की बात करें तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला सीट से जीत हासिल की है। हालांकि उन्हें लांबी सीट से मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से हार का सामना करना पड़ा। जलालाबाद सीट उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने जीती है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और सांसद भगवंत मान को हराया। कांग्रेस के उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर पूर्व सीट से जीत हासिल की। कांग्रेस के मनप्रीत सिंह बादल भटिंडा शहर से विजयी हुए हैं। मजीठा सीट से अकाली दल के बिक्रम सिंह मजीठिया ने जीत हासिल की है। बैंस बंधुओं की लोक इंसाफ पार्टी ने आतमनगर और लुधियाना दक्षिण सीट जीत ली है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र कौल भट्टल लेहरा सीट से हार गयीं। अबोहर से कांग्रेस के सुनील जाखड़ हार गए हैं। अनु दीवान के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। वहीं गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दिलचस्प मुकाबले में सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने बढ़त बना ली। लेकिन सरकार बनाने के आंकड़ों से वो अब भी दूर है। गोवा चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मंदिरेम सीट से मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर 7,000 से ज्यादा के अंतर से हार गए। उद्योग मंत्री महादेव नायक को भी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के खाते में 3-3 सीटें गई हैं, जबकि एनसीपी को 1 सीट मिली है और 3 सीटों पर निर्दलीय को जीत हासिल हुई है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी है, लेकिन वो 21 के जादुई आंकड़े से दूर है। अब रीजनल पार्टीज को और निर्दलीय जो जीत के आए हैं, एक एनसीपी के जीते हैं, इसलिए उनको तय करना पड़ेगा कि सरकार गोवा में कांग्रेस की हो या भाजपा की हो। बीजेपी को मिले वोट पर नजर दौड़ाएं तो ये साफ लगता है कि वोट को वो सीट में बदलने में कामयाब नहीं रही। गोवा में वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसे करीब 33% वोट हासिल हुए, जबकि पहले नंबर की पार्टी कांग्रेस को 28% वोट मिले। वोट शेयर के लिहाज से बात करें तो उसमें बीजेपी को बढ़त हासिल हुई है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक को 11.5% वोट मिले, जबकि निर्दलीय को करीब 11%। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि छोटी पार्टियों के सहारे गोवा की गद्दी पर कौन बैठता है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी, पणजी। मणिपुर में भी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। सत्ताधारी कांग्रेस 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी ने भी यहां ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार 21 सीटें जीती हैं। राज्य में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए नगा पीपल्स फ्रंट और नेशनल पीपल्स पार्टी का समर्थन लेना होगा। इन दोनों पार्टियों ने 4-4 सीटें जीती हैं। 1-1 सीट टीएमसी, एलजेपी और निर्दलीय को मिली है। एलजेपी ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो विनोद शर्मा जी, अब मणिपुर और गोवा की बात करें, छोटे दलों की भूमिका अहम हो गई है। क्या माने कि इन दोनों राज्यों में अभी सरकार की तस्वीर के लिए थोड़ा इंतजार हमें करना होगा? किस तरह की बनेगी, किसकी बनेगी? अभी अटकलों का दौर चलता रहेगा? क्या माने? देखिए, छोटे प्रदेशों में सरकारें बन भी जाती हैं, लेकिन ज्यादा देर रहती नहीं है, क्योंकि वहां पर सरकारों को अस्थिर करना बहुत आसान है
और जिसके पास केंद्र में सत्ता होती है, भले वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। सत्ता विभिन्न प्रकार की होती है, आप जानती हैं। तो और दूसरा जो रीजनल पार्टीज होती है, जो छोटे प्रदेश हैं और ख़ासकर जो सीमाई इलाकों में प्रदेश हैं, उनका ये रुझान होता है कि केंद्र के साथ दोस्ती रहे ताकि स्टेट की डेवलपमेंट के लिए उनको पैसा आसानी से मिलता रहे। मेरी ये अपेक्षा है कि हो सकता है कि गोवा में सरकार बन जाए कांग्रेस पार्टी की। मणिपुर में भी बना सकते हैं, लेकिन वहाँ स्थिति मुझे ज़्यादा आसान नहीं लगती, क्योंकि एक सीट एनसीपी ने जीती है गोवा ने, तो जीत उसको उसमें ऐड कर लें और इंडिपेंडेंट्स भी जा सकते हैं उनके साथ। वो मंत्री पद चाहेंगे वो उनको मिल जाएगा शायद। लेकिन कुल मिला के मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर और जगह पे भारतीय जनता पार्टी को वो सक्सेस हासिल नहीं हुई जो इनको इन दो बड़े प्रदेशों में हुई है। लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा कि इस इलेक्शन में बड़ी ट्रॉफी तो उत्तर प्रदेश ही था, वो आज के दिन बीजेपी के पास है। और उसके बाद एक और छोटी ट्रॉफी उत्तराखंड की भी उनके पास है, और एक कॉन्सोलेशन प्राइज जो चाहिए था कांग्रेस को, बहुत दिनों से उनको कोई जीत हासिल नहीं हुई थी, काफी है, तो वो कॉन्सोलेशन प्राइज पंजाब में कांग्रेस को मिल गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद शर्मा साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे साथ बांटने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और चुनाव की खबरों के बीच एक अहम खबर आपको बता दें जो कि छत्तीसगढ़ से है। यहाँ के सुकमा में आज नक्सलियों ने सीआरपीएफ के 12 जवानों की जान ले ली। 4 जवान घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। नक्सलियों ने सीआरपीएफ के गश्ती दल को निशाना बनाया। हमला जिले के कोट्टा चेरू गांव के पास जंगलों में हुआ। नक्सलियों ने जवानों पर पहले ताबड़तोड़ फायरिंग की और फिर आईईडी ब्लास्ट किया। सीआरपीएफ जवान सड़क खुलवाने के काम पर थे। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद भी चुनाव के नतीजे और उनसे जुड़ा विश्लेषण जारी रहेगा। नमस्कार।